पश्चिम में विज्ञान इसलिए फैला क्योंकि वहाँ विज्ञान की बात ज़्यादा होती है। और एशिया में धर्म इसलिए फैला क्योंकि वहाँ धर्म की चर्चा बहुत अधिक होती है। हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। इसलिए हम लगातार उन चर्चाओं में रहते हैं जो धर्म की है, अध्यात्म की है। तो हमारे यहाँ अध्यात्म का फैलना स्वाभाविक था। हमारे यहाँ सदियों से धर्म की चर्चा हो रही है, उसी में से विज्ञान की बातें भी प्रकट हुई थी। लेकिन धर्म की चर्चा के दौरान हमने ऐसे सूत्रों का पता लगाया जो जीवन के लिए उपयोगी है। सभी के मनोमस्तिष्क में उन विचारों का लगातार प्रवाह होता रहा जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। हमें सुंदरकांड की अनेक चौपाइयाँ याद हैं। कनक पूदर कार शरीरा, अति उतंग चौ जल निधि पासा। ऐसी कितनी ही चौपाइयाँ आम जन के मुखार बिंद पर लगातार बोली जाती है, क्योंकि हम ऐसी लगातार चर्चाएं करते रहते हैं, आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं, तो हमारे मस्तिष्क उसी प्रकार से ढल गए। इसलिए प्राचीन काल में गुरुकुलों में लगातार पाठ की परंपरा बनी हुई थी। किताबों में रखा हुआ ज्ञान कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन लगातार पाठ करने वाले लोगों के मनोमस्तिष्क पर वे चीज़ें सदियों तक बनी रहती हैं। आने वाली पीढ़ी तक वह ज्ञान पहुंचता है। इसलिए लाखों वर्षों से वेद हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि उनका पाठ नियमित किया जाता है। और किसी चीज़ का पाठ किया जाता है तो आम जन समूह में वे चीज़ें आवश्यक मानी जाने लगती हैं। उनके कारण समाज में चर्चाएं होती हैं। उन पंक्तियों पर, उन शब्दों पर, उन चौपाइयों पर, उन श्लोकों पर लोग विमर्श करते हैं। इसके कारण विमर्श करने से वह ज्ञान स्थायी बना रहता है। किताबों में रखा हुआ ज्ञान कभी भी भुलाया जा सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन चर्चा करने से वे चीज़ें जीवंत रहती हैं। आम लोगों में उन चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है जिनकी चर्चाएं नियमित होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं, हम आध्यात्मिक पुस्तकों का नियमित पाठ करते हैं। एक बार पाठ पूरा होने के बाद उसे पारायण बोलते हैं और पुनः पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं, ताकि वे चीज़ें, वे आदर्श, वे सूत्र जीवंत रहें, आम लोगों के बीच में प्रचलित रहें, जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी कठिन तपस्या से प्राप्त किया था। इसलिए हमारे यहाँ पाठ करने का महत्व है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म का इतना विस्तार हुआ। पश्चिम में विज्ञान की चर्चाएं लगातार होती रहती हैं, वहाँ वे पाठ के समान निरंतर चर्चाओं के रूप में आम जन के बीच में भी प्रचलित हैं। इसलिए वहाँ विज्ञान का इतना विस्तार हो रहा है, क्योंकि वहाँ विज्ञान के विषयों की निरंतर चर्चा होती रहती है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, बच्चों में, माता पिता में विज्ञान की बातें, नई खोजों के बारे में बातें, अंतरिक्ष की नए ग्रह पिंडों क्या नए खोजे गए, उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म की चर्चा ज़्यादा होती है। हमने अध्यात्म में ज़्यादा विस्तार किया। योग की चर्चा होती है, योग में विस्तार किया। विज्ञान की भी चर्चा होती है, लेकिन उसमें अध्यात्म जोड़कर बात होती है। यदि विज्ञान का विस्तार भारत में करना है तो हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा कि लोग नियमित विज्ञान के बारे में चर्चा करें, नई खोजों के बारे में चर्चा करें और उनकी उपलब्धियों के बारे में उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें, उनके बारे में चर्चा करें। क्योंकि जब तक संदर्भ समूह नहीं होगा, हमारे लिए वैज्ञानिक प्रेरणा स्रोत नहीं होंगे, आदर्श नहीं होंगे, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि हाइमन ने समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात की है और मल्टन ने उस पर विस्तार से चर्चा की है। संदर्भ समूह वे समूह है जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, उन लोगों का आदर्श मानते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, वे हमारे लिए संदर्भ समूह है। जब तक हमारे संदर्भ समूह वैज्ञानिक नहीं होंगे, तब तक हम विज्ञान की बात नहीं कर पाएंगे। हमारे संदर्भ समूह अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी एशिया के लिए यही बात है। इसलिए हमने अध्यात्म में ज़्यादा विकास किया। यदि विज्ञान में हमें आगे बढ़ना होगा तो उसके लिए वैज्ञानिकों को आदर्श व्यक्ति बनाना होगा। वे हमारे लिए संदर्भ समूह का कार्य करेंगे। उनकी चर्चाएं सुंदरकांड पाठ जैसे होनी होगी नियमित। उनको आम जन की भाषा में हमें रूपांतरित करना होगा। समाजशास्त्र को भी यदि प्रतिष्ठित आम जन में करना हो है तो आम जन की भाषा में उसे समझाना होगा, क्योंकि समाजशास्त्र
समाज के लोगों के लिए है और समाजशास्त्र में क्या लिखा जा रहा है, क्या प्रचलित है, वह आम जन को भी उपलब्ध नहीं होगा, वे समझ नहीं पाएंगे, तो उसका महत्व इतना ज़्यादा नहीं रह जाएगा। इसलिए विज्ञान को भी आम जन के लोगों के बीच में प्रचलित करना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा। यह ऋषियों ने हमें सिखाया है कि हम नियमित उनकी चर्चा करें, पाठ के रूप में करें। इसलिए वेदों का सस्वर पाठ किया जाता है, ताकि कोई गलत श्लोक का भी उच्चारण करे तो दूसरा उसे सुधार दे। इससे विमर्श पैदा होता है, चर्चा उत्पन्न होती है, शिष्य एक दूसरे से चर्चा करते हैं। इसलिए गुरु परंपरा में कहा गया है अथो जिज्ञासा। यदि शिष्य जिज्ञासा प्रकट करता है तो गुरु को भी जवाब देने में आनंद आता है। इससे चीज़ों को याद रखने में बहुत मदद मिलती है। यदि आपकी आंतरिक भावना से जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसका उत्तर मिल जाता है तो वह कभी भुलाया नहीं जा सकता, वह सदियों तक याद रहता है। इन जिज्ञासाओं से ही हमारे सूत्र प्रकट हुए हैं, विज्ञान उत्पन्न हुआ है, अध्यात्म उत्पन्न हुआ है। इसलिए सबसे पहले हमें विज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी और उसके लिए विमर्श उत्पन्न करना होगा और संदर्भ समूह ऐसे वैज्ञानिकों को बनाना होगा जिन्होंने महानतम खोजें की हैं, और उन खोजों को आगे बढ़ाते हुए हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। क्योंकि आज जिसके पास तकनीक है, आर्थिक शक्तियां हैं, वही पूरे विश्व राज कर रहा है। लेकिन वह राज बिना अध्यात्म के लिए दो कौड़ी का है। जब तक उसमें मानवीयता का पुट न हो, हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा के न रख सकें, तो वह विज्ञान हमें ही नष्ट कर देगा। इसलिए आवश्यक है कि हम विज्ञान का पाठ सुंदरकांड की भांति करना प्रारंभ करें, उसके बारे में विमर्श करें, उनकी जो श्रेष्ठ बातें हैं उनको सुंदरकांड की चौपाइयों जैसे नियमित विमर्श में पैदा हो, लोगों के बीच चर्चा हो, विद्यार्थियों के बीच में चर्चा हो, नवीन खोजों की जिससे प्रेरणा मिले, तभी हम विज्ञान में पुनः विश्व गुरु बन पाएंगे, जैसा कि हमने अध्यात्म में किया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।